Today I will start 11th Math Second Chapter number 1 Complex Number। जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर ये वर्ड सुनते हो तो आपको लगता है फिर ये नंबर्स तो हमने ऑलरेडी सीखे 5 to 10 में, तो हमने बहुत सारे नंबर सीखे, तो ये नए नंबर की ज़रूरत क्या है। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमको सीखना क्यों है और वो ज़रूरी क्यों है। 5th स्टैंडर्ड से लेके अब तक आपने बहुत सारे नंबर्स देखे हैं। सबसे पहले हमने नंबर देखे थे कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर किसको बोलते पता है आपको? नेचुरल नंबर का मतलब होता है जो नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से और हर दो नंबर के बीच में डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, कंसेक्यूटिव टू नंबर्स इज 1। तो नंबर स्टार्ट होते 1 से, फिर आता है 2, फिर आता है 3, फिर आता है 4, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। जब तक आप नंबर बोल सकते हो वहाँ तक जा सकते हैं और उसके आगे भी नंबर रहेंगे। इस नंबर को स्टार्ट है, इस नंबर को एंड नहीं है। नंबर स्टार्ट विथ 1, द लीस्ट नंबर, द लोवेस्ट नंबर इज 1, बट द ग्रेटर नंबर, हाईएस्ट नंबर हमको पता नहीं है। उससे हमने जो भी नंबर बोला उसमें अगर 1 ऐड कर दिया तो हमको उससे भी अगला नंबर मिलेगा। तो सबसे पहले हमने देखे थे नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर में हम सिर्फ 2 चीज़ कर सकते हैं। हम अगर कोई भी 2 नेचुरल नंबर लेंगे तो एडिशन ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। आप कोई भी 2 नंबर लो नेचुरल नंबर और वो दोनों की एडिशन करो, आपको हमेशा जो आंसर मिलेगा वो नेचुरल नंबर ही मिलेगा। सिमिलरली फॉर मल्टीप्लिकेशन, अगर आपने कोई भी 2 नेचुरल नंबर लिए और उनका मल्टीप्लिकेशन किया तो आपको हमेशा नेचुरल नंबर ही मिलेंगे। तो नेचुरल नंबर में 2 ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। मैं इसकी हिस्ट्री जो बता रहा हूँ सिर्फ मैथ के वे से बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ यहाँ पे। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, देखो 2 नेचुरल नंबर का सब्ट्रैक्शन हमेशा नेचुरल नंबर नहीं आता है। 2 नेचुरल नंबर का डिवीजन हमेशा नेचुरल नंबर नहीं आता है। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, दीज आर द 4 बेसिक थिंग्स। उसमें से नेचुरल नंबर में सिर्फ 2 चीज़ें हो सकती है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो होता क्या था कि हर बार किसी भी नेचुरल नंबर में अगर वही नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्ट किया तो रिमेनिंग थिंग क्या है, इस पे बहुत सारी बहस होती थी। और तब 0 एज अ नंबर नहीं था। 1 2 3 4 5 से लेके आप 9 के बाद 10 आएगा, 10 में 0 दिखता है, 11 20 आता है, 30 आता है, 40 आता है। जब बढ़ते जाएंगे तो उसमें बहुत सारी जगह पे 10 20 30 100 उसमें 0 दिखेगा। लेकिन 10 इज अ नंबर नेक्स्ट टू 9, 20 इज अ नंबर नेक्स्ट टू 19। इसमें जो 0 था वो एज अ नंबर नहीं था। तो इसके लिए फिर सेकंड टाइप ऑफ नंबर मिले हमको यूज करने के लिए। दीज नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। होल नंबर्स ये हमने 5th या 6th में सीखा है। होल नंबर्स को हमेशा W लेटर से लिखा जाता है और होल नंबर की स्टार्ट होती है 0 से। जब 0 एज अ नंबर इंट्रोड्यूस हुआ तो उसके बाद 0 होल नंबर में ऐड हो गया और नया नंबर का सेट बन गया विच इज स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गोज टू इन्फिनिटी। स्टार्ट हो रहा है 0 से इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसमें भी अगर आपने 2 होल नंबर लिए और उनकी अगर आपने एडिशन किया तो आपको उसका आंसर होल नंबर ही मिलता है। तो होल नंबर का अगर आपने मल्टीप्लिकेशन किया तो उसका नंबर भी आपको होल नंबर ही मिलता है। तो ये नंबर भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही है। इसमें आप नेचुरल नंबर से एक एक्स्ट्रा
सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। नेचुरल नंबर में नंबर माइनस द नंबर इटसेल्फ, सेम नंबर आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। 5 माइनस 5 का जो आंसर आता है वो नेचुरल नंबर नहीं है, जो होल नंबर है। तो होल नंबर में एक एडवांटेज है कि होल नंबर में आप एक एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्शन कर सकते हो नेचुरल नंबर से, जिसमें आप किसी भी नंबर को उसी नंबर से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये नंबर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही काफ़ी है, ये ना सब्ट्रैक्शन के लिए ना डिवीजन के लिए थे। तो सब्ट्रैक्शन के लिए फिर एक नई कंसेप्ट निकली, एवरीथिंग हैज़ इट्स इनवर्स। तो हर चीज़ का अपोजिट होता है। ये जब साइंस में पता चला तो नंबर के बारे में भी सेम चीज़ सोचने को मजबूर हुए और उन्होंने पहले तो नंबर लाइन बनाई। और नंबर लाइन इज अ सेट ऑफ नंबर्स, जिसमें सब नंबर रहेंगे और एक लाइन पे रहेंगे। तो लाइन के ऊपर उन्होंने पहले जीरो लिया और सोचा कि जीरो के अगर राइट हैंड साइड को हम अगर पॉजिटिव नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड को भी कुछ होना चाहिए। तो क्या होगा, तो उन्होंने सोचा कि सेम नंबर वहाँ पे रहेंगे और तब तक वेक्टर भी इंट्रोड्यूस हुआ था। तो अगर मैंने ये पॉजिटिव नंबर का डायरेक्शन देखा तो मैं जा रहा हूँ राइट हैंड डायरेक्शन से, तो नंबर पॉजिटिव है। तो उन्होंने सोचा कि फिर अगर लेफ्ट को जाएंगे और सेम डिस्टेंस पे नंबर लेंगे तो उसके अपोजिट नंबर हमको मिलने चाहिए। तो उन्होंने फिर लेफ्ट को सेम डिस्टेंस पे नंबर लेने लिए नंबर लाइन पे। दीज नंबर्स आर कॉल्ड निगेटिव नंबर्स। निगेटिव नंबर का मतलब होता है जो पॉजिटिव नंबर है उसी डिस्टेंस पे, लेकिन उसका सिर्फ डायरेक्शन अलग है। डायरेक्शन, आपको वेक्टर और स्केलर के बीच में अगर फ़र्क पता है तो दोनों में सिर्फ एक चीज़ का ज़्यादातर फ़र्क होता है, मतलब डायरेक्शन। तो डायरेक्शन उसका अपोजिट है, एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन टू द पॉजिटिव नंबर, तो उनको बोलते हैं हम फिर इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है, इंटीजर्स में सब होल नंबर आते हैं और जीरो अगर हमने मिड पॉइंट पकड़ा तो पॉजिटिव नंबर के अपोजिट नंबर भी आते हैं। वो सब नंबर अगर हम इकट्ठा करेंगे, उसका सेट बनाएंगे, तो वो सेट बन रहा है ऐसा डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अगर आपको सेट के बारे में थोड़ा बहुत पता है तो नेचुरल नंबर का सेट स्टार्ट होता है 1 से और जाता है इन्फिनिटी तक। मतलब अगर मैं यहाँ पे अगर मैं इंटीजर में लिखूँ तो स्टार्ट होगा 1 से और इन्फिनिटी तक, तो मैं उसको इंटीजर में 1 टू इन्फिनिटी लिख सकता हूँ। ये नंबर को x बिलोंगिंग टू 1 टू इन्फिनिटी, x बिलोंगिंग टू i। होल नंबर को मैं x बिलोंगिंग टू 0 टू इन्फिनिटी और x बिलोंगिंग टू i ये लिख सकता हूँ। तो इंटीजर में स्टार्ट होता है माइनस इन्फिनिटी से लेके और एंड होता है प्लस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी नाम का कोई नंबर नहीं होता है। इन्फिनिटी मतलब आप कितना भी उसको पॉजिटिव वे से बढ़ाएंगे या कितना भी निगेटिव वे से बढ़ाएंगे तो देयर इज नो लिमिट फॉर दैट नंबर्स। वो हमको एक सिंबल से दिखाना पड़ता है, दैट इज सिंबल इज कॉल्ड इन्फिनिटी। तो फिर इंटीजर का जो सेट रहेगा, अगर मैं इंटरवल में लिखूँ तो x बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के लिए कोई क्लोज इंटरवल नहीं होता, इन्फिनिटी के लिए कोई क्लोज इंटरवल नहीं होता क्योंकि इन्फिनिटी नाम का कोई नंबर नहीं होता। तो x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी और उसके बीच में जितने भी नंबर आप लिख सकते हो इंटीजर के, वो सब नंबर उसमें आ जाते हैं। ये जो सेट है इंटीजर का वो बनाया ही गया है सब्ट्रैक्शन के लिए। तो इसमें अगर आप दो इंटीजर लेंगे
दोनों की एडिशन करेंगे या दो इंटीजर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे या दो इंटीजर को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको हमेशा इंटीजर ही मिलने वाला है। तो एडिशन का कंसेप्ट एक्चुअली ऐसा होता है, जो नंबर आप लेने वाला हो, अगर आपको 3 + 5 करना है तो 3 + 5 करना है तो 3 पे नंबर लाइन पे पहले एक डॉट लो और वहाँ से 5 डिजिट आगे चले जाओ। तो 3 से अगर आप +5 करना चाहते हो तो राइट हैंड वे आपको 5 डिजिट जाना है और 3 के आगे अगर 5 डिजिट गए तो आपको मिलेगा 8, इसलिए 3 + 5 8 होता है। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट होता है, अगर आपको 3 - 5 करना है, अगर आपको 3 - 5 करना है तो 3 पे जाओ पहले और 3 पे जाने के बाद अगर 3 - 5 है तो आप निगेटिव वे से, मतलब लेफ्ट हैंड डायरेक्शन से 5 डिजिट चले जाओ। तो यहाँ से अगर आपने 5 डिजिट गए आप तो 1 2 3 4 और 5 तो आपको मिलता है -2। तो इसलिए 3 - 5 होता है -2, जो आपको पता है। तो इंटीजर में आपको 3 चीज़ें मिलती है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। लेकिन डिवीजन के बारे में क्या? तो डिवीजन इसमें नहीं मिलता है। दो नंबर का अगर आप डिवीजन करेंगे तो हो सकता है आपको इंटीजर मिल जाए, अगर आपने 10/2 किया तो इंटीजर मिलेगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। अगर 2/10 किया तो आपको 0.2 मिलता है, जो इंटीजर नहीं है। तो इसलिए डिवीजन के लिए फिर नेक्स्ट हमने सेट बनाया नंबर्स का, जो नंबर को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। उनका नाम है रैशनल नंबर्स। ये सब थ्योरी मैं आपको 9th के बुक तक, जो बुक है 5 to 9 के, उसके अंदर की थ्योरी बोल रहा हूँ। रैशनल नंबर, और ऐसे बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जिनको शायद ये पता नहीं है। तो अगर जिनको पता है इसके बारे में सब कुछ, उन्होंने ये स्किप किया और आगे चले गए तो भी चलेगा। अगला पार्ट आपने कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट किया तो भी चलेगा। रैशनल नंबर का कंसेप्ट ये होता है, जो बनाया ही गया है डिवीजन के लिए, तो उसका जो कंसेप्ट था उसके लिए क्यू लेटर यूज़ किया जाता है और क्यू का नंबर होता है क्वेश्चंट नंबर, क्वेश्चंट नंबर्स। तो उसका जो डेफिनेशन है, उसका डेफिनेशन ही डिवीजन का है। तो क्यू मतलब सेट ऑफ द नंबर्स p and q which write in the form p/q where p q belonging to integers and q not equal to 0। तो क्वेश्चन नंबर का डेफिनेशन है, जो नंबर p/q फॉर्म में है और p q दोनों इंटीजर है और उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो ऐसे सब नंबर को हम बोलते हैं क्वेश्चंट नंबर्स। और वो डेफिनेशन से ही पता चलता है कि वो ज़्यादातर डिवीजन के लिए बनाया नंबर है। तो इसलिए इसमें जो नेचुरल नंबर है वो भी सब आते हैं, क्योंकि हर नेचुरल नंबर का डिनोमिनेटर 1 होता है, या हर नेचुरल नंबर को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे हमने 1 लिखना है तो हम लिख सकते हैं 2/2, 5/5, 2 लिखना है 10/5, 4/2, 6/3। इंटीजर के डिवीजन में लिख सकते हो। तो एवरी नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में ये सब नंबर्स आ जाते हैं, नेचुरल भी, और नेचुरल होल नंबर में आते हैं, होल नंबर इंटीजर में आते हैं और इंटीजर रैशनल नंबर में आते हैं। तो सबसे बड़ा जो सेट है वो रैशनल नंबर का होता है, और इसमें हम किसी भी दो रैशनल नंबर की एडिशन कर सकते हैं, दो रैशनल नंबर की सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, दो रैशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, और दो रैशनल नंबर मतलब दो रैशनल नंबर की दो इंटीजर की डिवीजन भी कर सकते हैं। तो डिवीजन ऑफ टू इंटीजर्स इज अ रैशनल नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर, एडिशन ऑफ टू रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसके लिए रैशनल नंबर काफ़ी है। और यहाँ तक हमने 8th स्टैंडर्ड में रैशनल नंबर तक देखा था। लेकिन जैसे जैसे मैथ्स प्रोग्रेस होते गया, जैसे जैसे साइंस बढ़ता गया, वैसे वैसे हमको अलग अलग इक्वेशन की ज़रूरत पड़ने लगी।
तो बहुत सारे रेशियो फिर ऐसे मिलने लगे जहाँ पे ये जो कंसेप्ट था रैशनल नंबर का वो काम नहीं कर रहा था। जैसे कि अगर हमने सर्कल में अगर हमने रेशियो लिया, रेशियो बिटवीन circumference and diameter of a circle, अगर हमने रेशियो लिया सरकमफरेंस का सर्कल के और डायमीटर का, जो रेशियो है लेकिन वो रेशियो रैशनल नंबर नहीं आता, तो फिर उसको हमने एक सिंबल दिया पाई। तो जो रेशियो है सरकमफरेंस और डायमीटर का वो रेशियो होता है पाई, लेकिन पाई की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, अभी तक पाई की फिक्स वैल्यू नहीं मिली है। तो पाई इज नॉट अ रैशनल नंबर। तब तक क्या मानते थे कि सब नंबर रैशनल नंबर है, क्योंकि डिवीजन भी आ गया है, मल्टीप्लिकेशन आया है, सब कुछ आ गया है, तो रैशनल नंबर इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ नंबर्स। लेकिन फिर ऐसे नंबर मिलने लगे, पाई इज नॉट अ रैशनल नंबर। फिर कुछ ऐसे भी नंबर मिले, फॉर एग्जांपल कि 0.01, 02, 03, 04, ये जो नंबर है अगर आप कितना भी बढ़ाएंगे तो ये किसी भी दो नंबर का रेशियो नहीं है, लेकिन ऐसे नंबर भी है। तो इस नंबर को क्या बोल रही, तो इसलिए फिर नया नंबर का सेट मिला, जिस ऐसे नंबर को जिसमें हम √2, स्क्वायर रूट, √3 जैसे नंबर भी आते हैं, तो इनका आंसर भी कोई रैशनल नंबर नहीं आता, क्योंकि दिस इज नॉट द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, तो इनका आंसर भी रैशनल नंबर नहीं है। तो फिर इस नंबर को क्या बोलेंगे, तो इसलिए इन नंबर को बोला गया इर्रैशनल। इर्रैशनल का मतलब होता है जो रैशनल नहीं है, जो रैशनल नहीं है, तो फिर इर्रैशनल नंबर। तो इर्रैशनल नंबर इज नॉट डिवीजन ऑफ टू इंटीजर्स। तो इसके लिए फिर रैशनल नंबर का कंसेप्ट भी थोड़ा चेंज करना पड़ा। फिर एक नया डेफिनेशन मिला रैशनल नंबर के लिए। रैशनल नंबर के लिए फिर एक डेफिनेशन लिया कि इफ डिवीजन और इफ नंबर, एनी नंबर रिटर्न in the recurring form, अगर कोई नंबर रिकरिंग फॉर्म में लिख सकते हो आप, देन इट इज कॉल्ड रैशनल बोलो या क्वेश्चंट नंबर्स। तो जो नंबर P/Q फॉर्म में है और वो रिकरिंग फॉर्म में लिख सकते हो, तो दैट नंबर्स आर कॉल्ड क्वेश्चंट और रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर मतलब ऐसे सब नंबर जो रिकरिंग फॉर्म में लिख सकते हो। और जितने भी नंबर हमको, इफ नंबर, थोड़ा इसको और अच्छा कर लेता, इफ नंबर इन द फॉर्म P/Q, PQ belonging to I, Q not equal to 0, written in the recurring form, the numbers are called rational numbers. तो जो भी आप दो नंबर की डिवीजन लेते हो, किसी भी दो नंबर का डिवीजन अगर हमने लिया, फॉर एग्जांपल अगर मैंने 10/5 किया तो जिसका आंसर 2 आता है, तो 2 को अगर हम लिखेंगे 2.00000, दैट मीन्स 2.0 रिकरिंग, तो भी चलेगा। तो इसलिए ये नंबर है रैशनल नंबर। अगर हमने 5/2 लिया तो इसका आंसर आता है 2.5, जिसको हम लिख सकते हैं 2.5 के बाद सब 0 0 0 अप टू इन्फिनिटी, तो उसको लिख सकते हैं हम 2.5, उसके बाद 0 0 रिकरिंग, तो 0 बार बार आ रहा है इसलिए रिकरिंग है। तो इस तरीके से लिख सकते हो। अगर मैंने कुछ अलग नंबर लेता हूँ, 10/3 लिया मैंने, तो इसका आंसर आता है 3 3 9,
फिर 1 का 10 हुआ, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तो यहाँ पे 3 रिकरिंग आ रहा है। तो जब जब आप दो इंटीजर का डिवीजन करेंगे तब एवरी टाइम वी गेट द नंबर इन रिकरिंग फॉर्म। तो मैं 4th एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने लिया 22/7। अगर हमने 22/7 को डिवाइड किया तो 7 3 जा 21, 1 10, 7 1 जा 7, 3 30, 7 4 जा 28, 2 20, 7 2 जा 14, 6 60, 7 8 जा 56, 4 40, 7 5 जा 35, 5 50, 7 7 जा 49, 1 10। फिर सेम ग्रुप आगे आने वाला है 1 4 2 8 5 7। उसके बाद फिर 1 4 2 8 5 7। तो आपको पता चलेगा एक तो एक डिजिट बार बार आता है या कोई ग्रुप हमेशा डिवीजन के वक्त रिपीट होता है। तो हर नंबर डिवीजन का हम इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये सब नंबर हो गए क्वेश्चन नंबर, और जो नंबर इस फॉर्म में नहीं है उनको बोलेंगे हम इरेशनल नंबर। तो नंबर के दो टाइप हो गए। एक हो गया रैशनल नंबर्स, जिसमें अगर मैं थोड़ा सेट में उसको लिखूंगा तो जो रैशनल नंबर का सेट था, रैशनल नंबर, तो उसमें ऐसे सब नंबर आते हैं जो इंटीजर है। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, बट एवरी रैशनल नंबर नीड नॉट बी इंटीजर। और इंटीजर में सब ऐसे नंबर आते हैं जो होल नंबर है। तो एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, बट एवरी इंटीजर नीड नॉट बी होल नंबर। होल नंबर में अगर 0 को छोड़ दिया तो होल नंबर नेचुरल नंबर बन सकते हैं अगर 0 निकाल दिया तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बट एवरी होल नंबर नीड नॉट बी नेचुरल नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर हुआ रैशनल नंबर, उसमें सब नंबर्स आ गए। तो रैशनल नंबर का सेट एक नंबर का सेट हो गया, और जो नंबर रैशनल नंबर नहीं है उन नंबर को बोला जाता है इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर अगर दोनों की यूनियन किया जाए, मतलब ऐसा अगर कोई सेट है जिसमें रैशनल नंबर भी आ जाते हैं और रैशनल नंबर के बाद जो नंबर बचते हैं वो सब इरेशनल नंबर होते हैं, उस नंबर को हम बोलेंगे फिर रियल नंबर्स। तो रियल नंबर इज नथिंग बट अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। तो नंबर दो ही टाइप के होते हैं, एक तो रैशनल नंबर होते हैं या इरेशनल नंबर होते हैं, और दोनों नंबर अगर हम यूनियन किए तो नंबर की यूनियन किया तो हमको मिल जाते हैं रियल नंबर्स। तो फिर रियल नंबर फिर हमने 9th में जाके पढ़ा है। रियल नंबर्स हमने 9th में पढ़ा है। रियल नंबर की डेफिनेशन थी यूनियन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, दोनों की यूनियन। तो यहाँ तक आने के बाद इससे पहले लगा था कि अभी नंबर खत्म हो गया, अभी यहाँ तक नंबर काफ़ी है। रियल नंबर मतलब सब नंबर, यूनिवर्स में जितने भी नंबर की ज़रूरत है वो सब रियल नंबर है, और हमको नए नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 9 तक इसलिए हमने रियल नंबर तक सब टॉपिक देखा है। तो लेकिन जब हम 9th में या 10th में आके जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते थे, फिर इक्वेशंस आने लगे मैथ्स में, और इक्वेशन को सॉल्व करने की मेथड या इक्वेशन को सॉल्व करने का जो फॉर्मूला था, उसके बाद कुछ सम ऐसे आने लगे कि जहाँ पे हम इक्वेशन को सॉल्व ही नहीं कर सकते थे। उनका जो आंसर था वो किसी भी हालत में रियल नंबर नहीं आता था। रियल नंबर नहीं आता था मतलब क्या? तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने कुछ नंबर लिए, अगर मैंने लिया 4, इजी नंबर लेता मैं 4, और मुझे 4 का स्क्वायर रूट निकालना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्क्वायर आते हैं। तो अगर मुझे 4 का स्क्वायर रूट निकालना है तो सिंपल वे है कि 4 का स्क्वायर रूट रहेगा प्लस और -2। +2 का स्क्वायर भी +4 आता है, और -2 का स्क्वायर भी +4 आता है। तो मतलब 4 का स्क्वायर रूट एक तो +2 है या -2 है। तो
बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है इस टाइप का, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। आपको अभी आप 11 में आए हो इसलिए आपको ज़्यादा पता नहीं, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनता है तो उस पर ऊपर बहुत सारे टॉपिक हमको 11 में आगे जाके है, 12th में है और इंजीनियरिंग में भी रहेंगे। तो हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको सॉल्व करना पड़ता है, उसके फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं। लेकिन हमने 10 में क्या किया था, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप का है तो उसका सॉल्यूशन होता है, उसके रूट्स होते हैं x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट डेल्टा अपॉन ट्वाइस a। और यहाँ पे हम क्या करते थे, यहाँ पे हम डेल्टा की वैल्यू निकालते थे, डेल्टा को बोलते थे b² माइनस 4ac। और यहाँ पे फिर हम एक टॉपिक हमने पढ़ा था 10th में, नेचर ऑफ रूट्स। तो हम क्या करते थे, डेल्टा की वैल्यू क्या है उसके ऊपर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का नेचर पता होता था। तो डेल्टा की वैल्यू मतलब स्क्वायर रूट में पॉजिटिव नंबर आ सकता है, स्क्वायर रूट में 0 आ सकता है, या स्क्वायर रूट में निगेटिव नंबर आता है। जब स्क्वायर रूट में 0 आता है तो हम बोलते थे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट कैसे रियल एंड इक्वल है। जब ग्रेटर देन 0 आता है तो हम लिखते थे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, तो रूट इक्वल नहीं थे। लेकिन जब डेल्टा लेस देन 0 आता था तो हम लिखते थे नॉट रियल रूट्स। क्यों ऐसा लिखते थे, क्योंकि निगेटिव नंबर जब आता है स्क्वायर रूट में, अगर मैंने स्क्वायर रूट में -4 लिखा है, अगर मुझे इसका आंसर निकालना है तो मुझे ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जिसका स्क्वायर निगेटिव है। और रियल नंबर में किसी भी रियल नंबर का हम स्क्वायर किया तो कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता है, क्योंकि नंबर लाइन पे जितने भी नंबर है, रियल नंबर है मतलब रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, उनका स्क्वायर जब आप करते हो तो वो हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है। किसी भी नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं आता है, दैट मीन्स किसी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। स्क्वायर में सबसे छोटा नंबर होता है 0। मतलब अगर इफ x अगर रियल नंबर है देन x का जो स्क्वायर होता है वो एक तो 0 रहेगा या ग्रेटर देन 0 रहेगा, लेकिन नेवर निगेटिव, वो नंबर कभी भी निगेटिव नहीं रहेगा। लेकिन हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लेके बहुत सारे टॉपिक पे हमको निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है, जो हमने 10 तक नहीं देखा है। तो फिर ऐसे नंबर की ज़रूरत पड़ी जहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के अलावा स्क्वायर रूट भी निकलना चाहिए। फिर ऐसे नंबर के लिए फिर नया सेट बनाया, नया नंबर का सेट बना है, और उस नंबर को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया इसलिए गया है कि आप सब निगेटिव नंबर के भी स्क्वायर रूट निकाल सको, प्लस उसमें रियल नंबर तक सब नंबर भी आ जाए। तो इस नंबर के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ थी कि रूट में अगर निगेटिव नंबर आया तो करना क्या है। तो इसलिए अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफिशियली स्टार्ट करें, इसलिए उन्होंने एक नया यूनिट बनाया नंबर के लिए, उसको बोला जाता है इमेजिनरी यूनिट। इमेजिनरी यूनिट ये नंबर्स का यूनिट है, इमेजिनरी यूनिट। उसको आई इस लेटर से दिखाया जाता है, ऐसे लिखो या उसको ऐसा भी लिखा जाता है आई। तो इमेजिनरी यूनिट बनाया ही इसलिए गया है कि आप निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सको। तो जब स्क्वायर रूट में कोई निगेटिव नंबर आता है तो हम करते क्या है, लॉज ऑफ इंडाइसेस से या लॉज ऑफ सर्ड से हम उस नंबर को पहले तो 2 नंबर में डिवाइड कर लेते हैं। मैंने -4 को डिवाइड किया -1 × 4, ऐसे 2 पार्ट में। तो मैं दोनों का सेपरेट अगर स्क्वायर रूट लेता हूँ तो मेरा स्क्वायर रूट आएगा √-1 × √4। और इस √-1 को अगर मैंने कोई यूनिट दे दिया, एक कोई लेटर यूज़ किया, कोई सिंबल यूज़ किया जो मैं करने वाला हूँ आई, तो इसको मैं लिख सकता हूँ √4 × i। अगर मैंने √-1 को i लिखा तो, और जब अभी i अगर हमने थोड़ी देर के लिए निगलेक्ट किया तो रूट में रह जाता है 4, और 4 का स्क्वायर रूट रहता है +-2। तो फिर हम
निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। तो -4 का स्क्वायर रूट आता है +-2i। और यहाँ पे जो i हम लिखते हैं √-1 के लिए, इट्स कॉल्ड, और उसको बोला जाता है इमेजिनरी यूनिट। ओके। तो फिर इस तरीके से आप किसी भी निगेटिव नंबर का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। तो इसको लेके हमको पहला एक्सरसाइज सॉल्व करना है। मतलब कैसे? तो i का मतलब अभी आपको पता चला है। i is called imaginary unit and value of i is √-1। तो अगर हमने i में मल्टीप्लिकेशन किए तो i इंटू i होता है i स्क्वायर मतलब √-1 ब्रैकेट स्क्वायर, तो उसका आंसर आता है -1। अगर हमने i की पावर बढ़ाते चले गए हम, when we increase the power of i क्यूब का वैल्यू होता है i स्क्वायर इंटू i, तो उसका आंसर आता है -i। फिर we find the value of i⁴, then we take i स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, तो होता है -1 का स्क्वायर, क्योंकि i स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो उसका आंसर आता है +1। Now these are the 4 basic value of i, पावर ऑफ i। अगर कोई भी नंबर i में लिखते हो तो उसको इमेजिनरी यूनिट बोला जाता है i को। अगर i की पावर मोर देन 1 है, i का अगर पावर 2 है तो उसकी वैल्यू आती है -1, i की पावर अगर 3 है तो उसकी वैल्यू आती है -i, और i की पावर अगर 4 है तो उसकी वैल्यू आती है +1। अभी आप i की वैल्यू कितनी बढ़ाओ, किसी भी पावर का अगर i का वैल्यू हमने निकाला तो ये 4 में से एक आंसर आपको मिलता है। अगर आपने i की पावर कितनी भी बड़ा नंबर लिया तो उसका आंसर ये सिर्फ 4 में से एक आएगा। मतलब एक तो i आंसर आता है, या -i आंसर आता है, या +1 आता है, या -1 आता है। फॉर i⁻m, अगर हमने i की पावर m लिखा और m बिलोंगिंग टू एनी इंटीजर, तो उसकी वैल्यू +-1 या +-i आती है। कैसे? तो उसके भी हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो मैं लेता हूँ कुछ एग्जांपल्स इमेजिनरी यूनिट के ऊपर। अगर मैंने i की पावर लिया है 205, सोचो i की पावर क्या है 205, तो हमको अभी पता है i का वैल्यू होता है √-1, तो √-1 को हमेशा i लिखा जाता है। लेकिन जब i स्क्वायर आएगा तो लिखना है -1, i क्यूब आएगा तो -i, और i⁴ आया तो +1। तो मैं क्या करूँगा, i⁻205 को, ये ऑड नंबर है इसलिए मैं उसको लिखूँगा i⁻204 इंटू i। क्यों मैंने ऐसा लिखा? मैंने उसका जो पावर था, जो ऑड नंबर है, उसको मैंने लॉज ऑफ इंडाइसेस से अलग किया और मैंने i की पावर इवन नंबर लिया। इवन नंबर इसलिए क्योंकि मुझे i स्क्वायर की वैल्यू पता है, तो इवन नंबर को हमेशा 2 से डिवाइड होता है इवन नंबर। तो i²⁻² मैं इसको लिख सकता हूँ इंटू i, और i स्क्वायर की वैल्यू -1 है, -1⁻² इंटू i। और आपको -1 का प्रॉपर्टी तो पता है, -1 की पावर जब इवन नंबर आता है तो उसका आंसर आता है +1। जहाँ पे -1 की पावर 102 है, मतलब इवन नंबर है, तो उसका आंसर आएगा +1 इंटू i का आंसर आता है i। और अगर -1 की पावर ऑड नंबर आता है तो उसका आंसर आता है -1। तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूँ, i⁻35। देखो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है i⁻35 की, तो मैं क्या करूँगा, फिर 35 इज एन ऑड नंबर, तो आई राइट इट एज i⁻34 इंटू i। i⁻34 is written as i² bracket ⁻17 into i, but i² is equal to -1, -1⁻17 into i, the value is -i। इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1⁻17 का वैल्यू आता है -1, -1 इंटू i होता है -i। Similarly, I take another example, i⁻888। तो 888 इज इवन नंबर, तो इसको मैं लिखूंगा i²⁻444, लेकिन i² होता है -1, -1⁻444,
एंड द पावर ऑफ नेगेटिव -1 इज एन इवन नंबर, तो इसका आंसर आएगा +1। तो अगला मैं सम लेता हूँ मैं लूँगा i⁻116। तो देखो 116 also an even number, I write it as i² bracket raised to 58। तो i² is -1 raised to 58। द पावर ऑफ -1 इज एन इवन नंबर, तो उसका आंसर आएगा +1। अगर मैंने लिया i⁻46, तो i⁻46 में लिखूंगा i² raised to 23। i² की वैल्यू है -1 raised to 23, तो आंसर आएगा -1। तो -1 की पावर जब ऑड नंबर आएगी तो उसका आंसर आता है -1। -1 की पावर जब इवन नंबर आएगी तो उसका आंसर आता है +1। और i की पावर जब इवन नंबर आती है तो उसको हम डायरेक्टली i² और रेस्ट टू सम इंटीजर इस फॉर्म में लिखते हैं। और जब i की पावर ऑड नंबर आती है तो पहले i बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि ताकि हमको एक पूरा ऐसा i का पावर मिले जो पूरा इवन नंबर हो। तो i की पावर हमने नेगेटिव नंबर अगर लिया तो भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं लेता हूँ i⁻58। देखो i⁻58 का मतलब होता है 1/i⁻58 बाय द लॉ ऑफ इंडाइसेस। तो मैं डिनोमिनेटर में i⁻58 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो इसकी वैल्यू आएंगी i² raised to 29, जैसे हम ऊपर निकालते थे वैसे। तो इसका आंसर आएगा 1/i² की वैल्यू होती है -1 raised to 29, और -1 raised to 29 होता है -1, तो इसका आंसर आएगा फिर -1। समझ में आ रहा है? हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। मैं लेता हूँ i⁻880। तो देखो तो क्या करेंगे हम पहले उसको लिखेंगे 1/i⁻880। तो फिर 1/i² ब्रैकेट रेस्ट टू 440। तो 1/i² की वैल्यू होती है -1 रेस्ट टू 440। तो -1 की पावर अगर हमने इवन नंबर लिया तो उसका आंसर आता है +1, तो हमारा आंसर आया +1। तो हम अभी नंबर लेते हैं i1/i। चलो मैं लेता हूँ 1/i। तो इमेजिनरी जो यूनिट होता है वो डिनोमिनेटर में कभी नहीं रहेगा। तो डिनोमिनेटर में अगर इमेजिनरी टर्म आ रही है तो पहले हमको उसको क्या करना पड़ता है, उसको i से ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो, ताकि डिनोमिनेटर में फिर इमेजिनरी यूनिट ना रहे। तो ऊपर आएगा 1 × i, नीचे आएगा i⁻2 i²। i² होता है -1, तो आंसर आएगा i/-1, तो उसका आंसर आएगा -i। तो 1/i की वैल्यू हो गई -i। तो बहुत सारे सम हम इसके ऊपर ले सकते हैं। कुछ अलग सम लेता हूँ मैं। शो दैट 1 + i⁻10 + i⁻20 + i⁻30 इज अ रियल नंबर। अभी रियल नंबर हमको पता है, रियल नंबर मतलब ऐसे नंबर जिसमें i यूनिट नहीं आता है। तो हमको प्रूव करना है कि ये रियल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, तो हम सिर्फ वैल्यू डालेंगे 1 + i⁻10 + i⁻20 + i⁻30। तो हम क्या करेंगे, फिर i² raised to 5 लिखेंगे i⁻10 को, i² raised to 10 लिखता हूँ मैं, i⁻20 को, i² raised to 15 लिखता हूँ i⁻30 को। तो मेरा आंसर आएगा 1 + -1 raised to 5 + -1 raised to 10 + -1 raised to 15। The answer will be 1 -1 + 1 -1, क्योंकि -1 की पावर जब ऑड रहते हैं तो आंसर आता है -1, जब -1 की पावर इवन नंबर आएगी उसका आंसर आता है +1। तो 1 -1 get cancel, 1 -1 get cancel, the answer will be 0। There are more ways to solve this example also, क्योंकि अगर हमने i⁻10 की वैल्यू निकाली और फिर वही यूज करके भी हम अगली वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन आंसर तो सेम ही आने वाला है। तो हम कुछ अलग सम लेंगे और हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। प्रूव दैट
1 प्लस आई ब्रैकेट रेज टू 4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन आई ब्रैकेट रेज टू 4 इक्वल टू 16। हमको प्रूव करना है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ मैं, 1 प्लस आई ब्रैकेट रेज टू 4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन आई ब्रैकेट रेज टू 4। तो 1 प्लस आई ब्रैकेट रेज टू 4 इंटू, अभी हमने 1 अपॉन आई का एग्जाम्पल लिया था। 1 अपॉन आई का मतलब होता है अगर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय आई वी गेट आई अपॉन आई स्क्वायर, बट आई स्क्वायर इक्वल टू -1, तो उसका वैल्यू आता है माइनस आई। तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस आई ब्रैकेट रेज टू 4। द पावर ऑफ बोथ ब्रैकेट्स आर सेम, so we write it as in first bracket 1 plus I, in second bracket 1 minus I, and the whole bracket raised to 4. 1 plus I into 1 minus I is equal to 1 minus I square, because a plus b into a minus b equal to a square minus b square. तो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, 1 माइनस आई स्क्वायर होता है -1 रेज टू 4। तो आंसर आता है 1 प्लस 1 रेज टू 4 इक्वल टू 2 रेज टू 4 इक्वल टू 16, विच इज़ आवर राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से आप इमेजिनरी यूनिट के एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। और एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ये लास्ट एग्जाम्पल रहेगा, और उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है उसकी थ्योरी लेंगे जो अगले वीडियो में। तो ये आखिरी समय कि इवैल्यूएट आई रेज टू 37 प्लस 1 अपॉन आई रेज टू 67। तो इसकी वैल्यू हमको निकालना है। तो पहले हम आई रेज टू 37 की वैल्यू निकालेंगे। अगर आपको याद है तो आई की पावर ऑड नंबर है, तो हम क्या करते हैं फिर आई रेज टू 36 इंटू आई इस तरीके से लिखते हैं। फिर गेट्स आई स्क्वायर रेज टू 18 इंटू आई इज इक्वल टू -1 रेज टू 18 इंटू आई, बट -1 रेज टू 18 इक्वल टू +1 इंटू आई होता है प्लस आई। व्हेन वी टॉक अबाउट आई रेज टू 67, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे हम आई रेज टू 66 इंटू आई। तो आई स्क्वायर रेज टू 33 इंटू आई, तो -1 रेज टू 33 इंटू आई इक्वल टू -आई। फिर जो आई रेज टू 37 प्लस 1 अपॉन आई रेज टू 67 हमारा एग्जाम्पल है, उसका आंसर आएगा आई रेज टू 37 मतलब आई प्लस 1 अपॉन माइनस आई। इट गोज आई माइनस आई, सॉरी आई माइनस 1 अपॉन आई मतलब आई रेज टू -1, आई माइनस 1 अपॉन आई। तो इसको फिर सॉल्व करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में आई की टर्म आ गई है। तो 1 अपॉन आई को अगर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर मिलेगा आई माइनस आई अपॉन आई स्क्वायर। लेकिन आई स्क्वायर की वैल्यू फिर आती है -1, तो ये -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो मेरा आंसर आएगा आई प्लस आई इज इक्वल टू 2i। दिस इज द सिंप्लीफिकेशन। तो इस तरीके से हम इमेजिनरी यूनिट का यूज़ करके कुछ सम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं अगले लेक्चर में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की कंसेप्ट बताता हूँ और उसके बाद हम उसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग आई टोल्ड यू टुडे। बाय।